Very good morning and welcome to the class MMB सेकेंड ईयर। MMB सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निशन सिस्टम। फर्स्ट ईयर में क्या है, डीजल इंजन है। सेकेंड ईयर में पेट्रोल इंजन भी है। पर जब क्वेश्चन आते हैं, जब निमी का सेट आता है तो उसमें पेट्रोल इंजन के बारे में भी फर्स्ट ईयर वालों से पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों क्लासें एक साथ बैठाई हैं। तो आज हम देख रहे हैं इग्निशन सर्किट। इग्निशन टाइमिंग है क्या? सबसे पहले दो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। क्या डीजल इंजन में सिर्फ जो इनटेक स्ट्रोक है या सक्शन स्ट्रोक है उस समय सिर्फ हवा आती है इंजन सिलेंडर के अंदर, और सेकंड स्ट्रोक कंप्रेशन में उसको कंप्रेस किया जाता है, दोनों वाल्व बंद रहते हैं। इनलेट इनटेक स्ट्रोक में या सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला रहता है जिस रास्ते से हवा अंदर आती है। कंप्रेशन में दोनों वाल्व बंद होते हैं, अंदर आई हुई हवा कंप्रेस होती है। कंप्रेशन होने के कारण वो गर्म हो जाती है। उसके ऊपर 10 डिग्री और 8 डिग्री बिफोर टीडीसी या 21 डिग्री बिफोर टीडीसी जिस किस्म का इंजेक्टर लगा हुआ है, कैसी टाइमिंग सेट करनी है, उस हिसाब से उसकी इंजेक्शन टाइमिंग सेट की जाती है। तो गर्म हवा के ऊपर जब ऑटोमाइज्ड डीजल फ्यूल स्प्रे होता है तो वो फ्यूल जलना शुरू हो जाता है, और जब फ्यूल जलता है, जलने के कारण तापमान में वृद्धि होती है, तो जो गैसें कंप्रेस हुई थी उनके आयतन में भी वृद्धि होती है, और वो वापस पिस्टन के ऊपर दबाव डालते हैं और तेजी से क्रैंकशाफ्ट को घुमा देते हैं। इसको पावर स्ट्रोक कहते हैं। अब ये जली हुई गैसों को गैस इंजन सिलेंडर से बाहर निकालने के लिए ये जरूरी है कि अब एग्जॉस्ट वाल्व खोला जाए और जली हुई गैसों को इंजन सिलेंडर से बाहर निकाल दिया जाए। तो जैसे ही पिस्टन नीचे करीब 60 डिग्री बिफोर बीडीसी पर आने से पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व को खोल दिया जाता है, और जली हुई गैसें एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड टर्बोचार्जर को घुमाते हुए डीपीएफ कैटालिटिक कन्वर्टर साइलेंसर और बाहर हो जाती है। फिर इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम में काफ़ी अभी चेंज हो गया है, उस पर बाद में बात करेंगे। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, इनटेक स्ट्रोक के समय या सक्शन स्ट्रोक के समय एयर और फ्यूल का मिश्रण अंदर आता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में जब दोनों वाल्व बंद रहते हैं तो उस एयर फ्यूल मिश्रण को दबाया जाता है, और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब पिस्टन लगभग 10 डिग्री बिफोर टीडीसी होता है, यानी टीडीसी पर पहुंचा नहीं है इंजन में, जो टर्मिनोलॉजी में मैंने बताया था, टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, जहां से पिस्टन और ऊपर नहीं जा सकता, उसके बाद वो नीचे को ही आएगा। तो वह भाग सबसे इंजन सिलेंडर हेड के नज़दीक का, यानी सबसे ऊपरी भाग टीडीसी, और सबसे निचला भाग जहां से पिस्टन और नीचे नहीं जा सकता वो है बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। तो और इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, स्ट्रोक। इसकी लंबाई जितनी होती है वो लेंथ ऑफ स्ट्रोक। इस पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो जब इग्निशन टाइमिंग, जैसे उसमें इंजेक्शन टाइमिंग होती है, तो यहां पर क्या होता है, इग्निशन टाइमिंग। किसी भी वस्तु को जलाने के लिए एक थोड़ा सा समय लगता है। क्यों? सबसे पहले तो उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है, यानी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वह अधिकतम तापमान है जहां पर कोई वस्तु जलना शुरू हो जाती है। फिर जलने के बाद भी कई स्थितियां होती हैं। पहला तो इग्निशन, जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है उसकी वजह से इग्निशन डिले होता है, स्पार्क डिलीवर होने में जो समय लगा वो भी उसमें इंक्लूड होता है। फिर वो जलने लगता है फ्यूल, तो अनकंट्रोल्ड कंबशन, फिर कंट्रोल्ड कंबशन, देन पोस्ट कंबशन। इस पर पहले बात हो गई। इसीलिए इसको 10 डिग्री बिफोर टीडीसी स्पार्क को डिलीवर करना है। तो जब ये करेक्ट टाइम पर स्पार्क को डिलीवर करने के लिए जो सिस्टम है, और कैसे, एज पर फायरिंग ऑर्डर। यदि वह 4 सिलेंडर का इंजन है तो 1 3 4 2, सबसे पहले नंबर 1 सिलेंडर को स्पार्क डिलीवर होना है, उसके बाद नंबर 3 को, उसके बाद 4 को, और उसके बाद लास्ट में 2 नंबर सिलेंडर को। ठीक है, तो ये सब कैसे किया जाता है? इस पूरे सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो लगे रहते हैं, और करेक्ट टाइम पर एज पर फायरिंग ऑर्डर जो कंपोनेंट
स्पार्क डिलीवर करता है। स्पार्क डिलीवर तो स्पार्क प्लग करता है, पर इसके साथ साथ जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है यह डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? बांटना। इस डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है? करेक्ट टाइम पर करेक्ट फायरिंग ऑर्डर के अनुसार विभिन्न इंजन सिलेंडरों को स्पार्क को बांटना इसका काम है। स्पार्क डिलीवर करना स्पार्क प्लग का काम है। तो यह सब काम ये कैसे करता है आज हम यह जानेंगे। ठीक है, अब इसको समझने से पहले सर्किट को समझना जरूरी है। इग्निशन सर्किट, पेट्रोल की यह विशेषता है कि वो यदि गर्म हवा के ऊपर उसको ऑटोमाइज्ड पेट्रोल को स्प्रे करेंगे तो वो नहीं जलेगा। एयर और फ्यूल के मिश्रण को जलाने के लिए एक स्पार्क की आवश्यकता होगी। जैसे आप घरों में अपने गैस जलाते हो एलपीजी, तो जब जैसे ही नॉब खोलते हो और उसके बाद एक उस पर लाइटर से स्पार्क लगाते हो या तिली जलाकर उसके नज़दीक लेके जाते हो और वो जलना शुरू हो जाता है। वो जब तक स्पार्क नहीं होगा जलेगा नहीं। तो स्पार्क डिलीवर हो, करेक्ट टाइम पर डिलीवर हो। ये जो 10 डिग्री वगैरह लिखा है ये क्या है? क्रैंक एंगल है। हमें ये इंजन सिलेंडर बंद है, ये इस तरह का एक सिलेंडर लाइनर के अंदर पिस्टन चल रहा है। यह पिस्टन कनेक्टिंग रॉड के द्वारा सीधे क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ। क्रैंक शाफ्ट घूम रही है तो ये पिस्टन को ऊपर नीचे लेके जा रही है। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं। इसे दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एक क्रॉस सेक्शन काटा हुआ है। ये कटा हुआ सिलेंडर है। कल्पना में हमने इसको काट दिया कि ऐसी ऐसी स्थितियां इसके अंदर होती हैं, पर यह सब पता कहाँ से चलता है? क्रैंक की रोटेशन से। तो ये जानने के लिए आजकल के जो वाहन हैं उनमें क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, तो उस पर बाद में बात करते हैं। ये जो इग्निशन सिस्टम यूज हो रहा है यह बैटरी इग्निशन सिस्टम है। जो आजकल के ऑटोमोबाइल में यूज हो रहा है वो क्या है? बैटरी इग्निशन सिस्टम। इसमें सारी जो पावर सप्लाई हो रही है, पावर सप्लाई का सोर्स है 12 वोल्ट की बैटरी। और जो एयर फ्यूल मिश्रण को जलाने के लिए जो स्पार्क चाहिए वह चाहिए 22,000 से 25,000 वोल्ट का। अब ये बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट की है, इसे कन्वर्ट करना है, स्टेप अप करना है। 12 वोल्ट की बैटरी से करंट लेकर उसको बनाना है 22,000 से 25,000 वोल्ट का। तो वह काम करती है यह इग्निशन कॉइल। यह इग्निशन कॉइल एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जिस तरह से जो घरों में ये लाइटें जल रही हैं, ये इसका विद्युत का उत्पादन होता है या तो एनएचपीसी हाइड्रो प्रोजेक्ट से या फिर एनटीपीसी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं या परमाणु ऊर्जा से। उन्हें भी स्टेप अप स्टेप डाउन करना पड़ता है। ठीक है, जब वोल्टेज बढ़ानी है, धारा का मान बढ़ाना है तो वो है स्टेप अप। जब उसे डाउन करना है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा जा रही है, उतना घरों के लिए चाहिए कम, तो उसे स्टेप डाउन करना पड़ता है। लेकिन ऑटोमोबाइल में क्या है, यह स्टेप अप करना है तो इसके लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना हुआ है। इसको भी हमने यहाँ पर दिखा रखा है कि इसके आंतरिक, अभी इसके अंदर क्या है ये तो दिखाई नहीं दे रहा, पर जब ये बनी थी तो इसका कंस्ट्रक्शनल डिटेल सब हमारे पास है। तो इसके अंदर जो चीज़ होती है, एक है लैमिनेटेड आयरन कोर। ये जो बीच में दिखा रखे हैं लैमिनेटेड आयरन कोर है, और इसके चारों तरफ जो ये नीले ब्लू कलर से वाइंडिंग लपेटी हुई है, यह है प्राइमरी वाइंडिंग। ये मोटे तार है, ये इसकी थिकनेस ज़्यादा है। क्यों है? क्यों है ज़्यादा? लॉ ऑफ रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती रहेगी, प्रतिरोध बढ़ता रहेगा। R इज प्रोपोर्शनल टू T। जैसे जैसे तापमान बढ़ता रहेगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता रहेगा। बट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर।
यह रेजिस्टेंस जैसे जैसे तार मोटा होता जाएगा, चालक मोटा होता जाएगा, इसका प्रतिरोध कम होना शुरू होगा। ठीक है, तो इसीलिए मोटा तार इसलिए यूज किया जाता है ताकि उसमें उसका रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस क्या है? एक प्राकृतिक गुण है जो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को रोक रहा। जैसे आपके शरीर का रेजिस्टेंस है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया के या वायरस के जो इन्फेक्शन है उसको रोकता है। इसी तरह से ये प्रत्येक वस्तु का अपना कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। समझ में आ गई बात? इसीलिए ये मोटे तारों की कम लपेटें होती हैं, यानी थिक वायर एंड 250 टन्स इसमें होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी वाइंडिंग में होते हैं पतली तारें। थिन वायर सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसमें थिन वायर के लगभग 25,000 टर्न होते हैं। ये बातें समझ लो। और इतनी विद्युत धारा इसके अंदर स्टेप अप हो रहा है तो ये गर्म भी होगी। इसे गर्म होने से बचाने के लिए ये जो मैंने पर्पल डॉट लगा रखे हैं, ये है इसके अंदर भरा हुआ एक ट्रांसफार्मर ऑयल इसके अंदर, ताकि ये गर्म ना हो। गर्म होने पर पूरे चालकों का इसके अंदर जो भी वाइंडिंग वगैरह लगी हुई हैं उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जितनी मात्रा में वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाएगी। यदि वोल्टेज नहीं मिल पाएगी तो एयर फ्यूल मिश्रण पूरी तरह से जल नहीं सकेगा, इंजन मिस फायर करने लगेगा, उसकी पुलिंग पावर वीक हो जाएगी और पॉल्यूशन होगा। इसे सब कम करने के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन चालू होता है। तो ये कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम को जब तक नहीं समझोगे, इसमें क्या क्या कमियां रह गई थी वही आगे दूर हुई। इसके बाद ये कन्वेंशनल के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन आया। उसमें फिर इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन में ही जो एकदम नया सुधार है वो डिस्ट्रीब्यूटर लेस। अब डिस्ट्रीब्यूटर की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? यह भी पावर लॉस का एक कारण है। ये ड्राइव कहाँ से ले रहा है? केम शाफ्ट से। और केम शाफ्ट ड्राइव कहाँ से ले रही है? क्रैंक शाफ्ट से। तो इंजन जितनी पावर बना रहा है उससे काफ़ी पावर उसकी इसी तरह से पावर लॉस हो जा रही है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को चलाने में, कुछ ऑयल पंप को चलाने में, कुछ अल्टरनेटर को चलाने में, कुछ हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के पंप को चलाने में, एसी के कंप्रेसर को चलाने में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पंपिंग लॉस, उसका इटसेल्फ पंपिंग लॉस है क्योंकि पावर स्ट्रोक एक ही मिल रही है, बाकी सारे के सारे आइडल स्ट्रोक हैं, उन्हें भी कंप्लीट करना है। इंजन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए भी पंपिंग लॉस है, और अदर एसेसरीज को चलाने में भी उसका पावर लॉस हो रही है। तो इस सब को कम करने के, इन ये लॉसेस को कम कर देंगे तो जो मिलने वाली पावर है वो ज़्यादा हो जाएगी। मिलने वाली पावर ज़्यादा हो जाएगी तो जो फ्यूल पावर कहाँ से मिल रही है? फ्यूल के जलने से। और जब फ्यूल जल रहा है तो फ्यूल जलने पर अपने बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अधजले हाइड्रोकार्बन्स, पर्टिकुलेट मैटर्स एंड सूट्स। जैसे जैसे पेट्रोल या डीजल कम से कम जलेगा तो कम से कम ही प्रदूषण भी होगा और फ्यूल का एवरेज बढ़ेगा। 1 लीटर में वाहन ज़्यादा किलोमीटर तय करेगा। पावर लॉसेस को कम कर दिया नए नए अभिनव प्रयोगों के द्वारा, तो उससे इंजन की पावर भी बढ़ जाएगी। तो ये सब कार्य होता कैसे है? इस पे प्रयुक्त होने वाले कंपोनेंट सबसे पहले है 12 वोल्ट की एक बैटरी। बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है उसे बॉडी के साथ अर्थ कर दिया, चैसी के साथ या बॉडी के साथ अर्थ कर दिया, और उसी से इंजन को भी अर्थ कर दिया। अब एक ही तार की आवश्यकता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि तारों की लंबाई को कम किया जाएगा। तारों की लंबाई बढ़ेगी तो उनका कुछ वेट भी होगा। तार हैं, उसके बाहर से इंसुलेशन है, और इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हॉर्न है, हेडलाइट हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं। उन्हें चलाने के लिए बहुत लंबे तार की आवश्यकता होगी, जिससे गाड़ी का डेड वेट भी बढ़ जाएगा, ऑटोमोबाइल का डेड वेट भी बढ़ जाएगा। तो इसे कम करने के लिए क्या कर देते हैं? पूरी बॉडी को पूरी वो एक तार की तरह एक नेगेटिव तार वहाँ से हो गया। तो जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो जाता है सीधे
पहले तो फ्यूज बॉक्स में जाता है, वो सब दिखाने की यहाँ पर जगह नहीं होती। अभी हमने इसको सीधे यहाँ से इग्निशन स्विच में दिखा दिया है। इग्निशन स्विच में जाने से पहले वो फ्यूज बॉक्स में जाता है, ताकि किसी कारणवश कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए या अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए या धारा का मान बढ़ जाए तो उससे आगे तार वगैरह शॉर्ट ना हो और कोई किसी तरह की आग वगैरह लगने का खतरे को टाल दिया जाए। इसीलिए जो सेफ्टी के लिए फ्यूज लगाए जाते हैं। फ्यूज बॉक्स से ये इग्निशन स्विच में आया। इग्निशन स्विच से यह एक तार जाती है सीधे इग्निशन कॉइल के, यहां पर एक प्लस का निशान बना हुआ है। इस इग्निशन कॉइल में एक प्लस है, एक माइनस लगा हुआ है। और टर्मिनलों को बदलना नहीं है इसको, ये इग्निशन स्विच से सीधे सीधे यहां पे आ गया। ये इस तरह से लगी रहती है, इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है। यूं लगने के बाद इसे ध्यानपूर्वक देखना है कि इग्निशन कॉइल से, इग्निशन स्विच से आई हुई तार को कहां लगाना है। यदि उसे उल्टा कर दोगे तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इग्निशन स्विच के पॉजिटिव टर्मिनल तक यह आ गया, तार लगा दिया। अब जो भी कार्य होगा, स्विच का क्या काम है, जब जरूरत पड़ेगी तभी यह ऑन होगा। जब आपको लाइट जलानी होती तो स्विच को ऑन करते हो, जब नहीं चाहिए होती तो स्विच को ऑफ कर देते हो। सेम काम जब इंजन को बंद करना है, वाहन को कहीं नहीं चलना है तो इंजन को बंद कर दिया, ये हो गया स्विच ऑफ। पर जैसे ही इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो ये जुड़ गया, ये सर्किट यहां तक आ गया। पॉजिटिव तो यहां तक आया, अब इसको नेगेटिव कहां से मिलेगा? नेगेटिव मिलता है इसको इस डिस्ट्रीब्यूटर से। इस डिस्ट्रीब्यूटर के कई भाग हैं। ये हैं हाई टेंशन लीड्स जो कि जा रही हैं स्पार्क प्लग को। ये वाली जा रही है इग्निशन कॉइल में, यानी इग्निशन कॉइल से यहां आ रही है। समझ में आ रही बात? इसमें एक और टर्मिनल है इधर पर, यहां से एक तार जा रहा है इग्निशन कॉइल के नेगेटिव टर्मिनल को। यहां से इसको नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, मगर कब मिलेगा नेगेटिव करंट? इसी के अंदर, इस डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर यह है रोटर। रोटर का काम है घूमना। इसी के अंदर एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट है। जब यह पॉइंट चिपका हुआ रहेगा तभी करंट डिस्ट्रीब्यूटर से इग्निशन कॉइल में आएगा। अब इस डिस्ट्रीब्यूटर में ये एक शाफ्ट है, दिखाई दे रही है, ये शाफ्ट है। ये शाफ्ट को जब मैं इसे घुमा रहा हूं, इस गियर को घुमा रहा हूं, तभी ये घूम रही है। और यही गियर केम शाफ्ट के गियर से लगा हुआ है और उससे ड्राइव लेता है। ड्राइव कैन बी ट्रांसमिटेड आइदर थ्रू गियर और बेल्ट और चेन। एक घूमती हुई शाफ्ट से दूसरी घूमती हुई शाफ्ट को चलाया जा सकता है। कैसे? घरों में चक्कियां देखते हो, चक्कियों में बेल्ट लगी रहती है, मोटर किसी पुली को घुमाती है और वहां से उसे बेल्ट के द्वारा एक दूसरी पुली घुमा ली जाती है। इसी तरह से साइकिल देखते हो, साइकिल में पेडल मारते हो तो पिछला पहिया भी चलने लगता है। वहां पर ड्राइव ट्रांसमिशन हो रहा है किसके द्वारा? चेन के द्वारा। और ऑटोमोबाइल में अधिकतर ट्रांसमिशन हो रहा है गियर के द्वारा। तो जब इसके साथ दूसरा गियर मैस है, दूसरी शाफ्ट मैस है, वो शाफ्ट घूम रही है तो वो इसे भी घुमाती है। पर इसी शाफ्ट के ऊपर सारी कलाकारी है। इसी शाफ्ट में इस पॉइंट को खोलने और बंद करने की व्यवस्था बनाई गई है। तो जब ये पॉइंट चिपका हुआ है, इस पर दूसरे वाले में बात करेंगे, दूसरे उसमें। अब जब ये पॉइंट चिपका हुआ है, ये पॉइंट चिपका हुआ है तो करंट, इसका सर्किट पूरा हो गया। ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट मैंने यहां पर लिखा है बैटरी, इग्निशन कॉइल, सीबी पॉइंट। जब सीबी पॉइंट चिपका हुआ है तो सीबी यहीं से करंट वापस इग्निशन कॉइल में आया। इग्निशन कॉइल की किस में आया? प्राइमरी वाइंडिंग में आया। ये जो टर्मिनल लगे हुए हैं, यह प्राइमरी वाइंडिंग के एक पॉजिटिव है, एक
नेगेटिव है। यहाँ पर यह प्राइमरी वाइंडिंग पे जब करंट आ गया तो उसके साथ ये कोर लगी हुई है, लैमिनेटेड आयरन कोर। यह आयरन कोर मैग्नेटाइज हो गई है। यहाँ पर प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो गया।